हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। यहाँ पर हम सोशल साइंस की क्लास को यहाँ पर अगेन कर रहे हैं और सोशल साइंस में हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए एटलीस्ट हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए, 3rd चैप्टर है। तो सभी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें चैप्टर चीज़ें नहीं मेंशन की गई है, क्लास वाइज मेंशन किया गया है 1 बाय 1 करके। तो प्लेलिस्ट से चेकआउट करिए 1 बाय 1 करके, अपनी 1 से लेके जब तक कि अब तक की जो भी क्लासेस हुई वो वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको यूनिट वाइज करवा रही हूँ, जो कि आपके सिलेबस एससीईआरटी का जो सिलेबस डीएलएड की तरफ से बनाया गया है वो उसमें जितने टॉपिक्स लिखे हैं वो वहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट इक्वली तरीके से हो रहे हैं। अब वो 1 यूनिट हो रही है, 2 यूनिट हो रही है, टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं। सिलेबस टेलीग्राम पर इसीलिए दिया जाता है ताकि आप भी वहाँ पर क्रॉस चेक करें कि ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। उनसे रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो आपको सेल्फ स्टडी करनी होंगी। आपके पास बुक्स होगी या आप और भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, जो कोई कर रहे हैं, जितनी चीज़ें सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मेंशन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा सभी को इक्वली, सबके साथ में, ताकि वो सारे टॉपिक्स सिलेबस वाले मेंशन हो। साथ ही साथ फिर जो भी और चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ करवा दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो बनता है या पेपर हमारा जो आता है वो हमारे सिलेबस से ही संबंधित चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। जितनी वर्डिंग सिलेबस में मेंशन है क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर से आते हैं। कभी कभार होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट में पूछते हैं, फर्स्ट के सेकेंड में पूछते हैं, वो कभी कभार होता है। या कुछ चीज़ें आपके सोशल साइंस में जो करंट में चलती रहती, कुछ उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी हमें एग्ज़ाम टाइम के ड्यूरेशन में ध्यान में रखते हुए जाना है। आज देख रहे हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक है, ये 3rd यूनिट है। चैप्टर के हिसाब से आप देखेंगे तो बुक में आपको जो भी चैप्टर दिया हो, लेकिन हम यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये आपकी 3rd यूनिट है, जहाँ पर हम जो घाटियों सिविलाइजेशंस थी, रिवर सिविलाइजेशन है, नदी घाटी की सभ्यताएं हैं, उनके बारे में डिटेल में जाए। काफ़ी सारी सभ्यताएं हैं, सभी सभ्यताओं के बारे में ज़रूर डिटेल में देखेंगे। अब क्वेश्चन हमें 1-2 से ही आते हैं और बहुत फेमस जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हें हमें ज़्यादा बार पढ़ना है, उन्हीं का हमें रिवीजन करना है कि जो ये ज़्यादा पूछी गई हैं, बार बार आई रही, वो आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। क्लियर? तब चलते हैं, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। जितने फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपकी डेली क्लास चल रही है। डेली 8 PM पर आपकी क्लास होती ही होती है। सैटरडे और संडे को आपके लिए जो टाइमिंग मैंने रखा है, मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव ज़रूर करती हूँ, नहीं मिलता है तो जो संडे को लाइव 100% होती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि लाइव आके आपकी क्लासेस करूँ, नहीं तो आपकी क्लासेस 8 PM पर डेली चलती है। जितनी चीज़ सिलेबस में दी गई वो कवर करवाया जा रहा है। 8 PM पर, 9 PM पर भी बीच बीच में होती रहती है, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, इसलिए मेरा 8 PM मैंडेटरी है कि होना ही होना है। 9 PM पर हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक क्लास हमारी डेफिनेटली है कि होती है। मैं इसीलिए आप लोगों को बहुत ही क्लियर बोल रही हूँ कि सेल्फ स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा मेरे से हेल्प लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आने चाहिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो नाम है वो शालिनी क्लासेस ही नाम है। टेलीग्राम का लिंक चैट बॉक्स में ब्लू कलर की लिंक दी जाती है, आप लोग ध्यान दो। या टेलीग्राम पर जाके आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको राम सर का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्लास के लिए रिमेंबर भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और हर क्लास का लिंक भी वहाँ पर 15 से 10 मिनट पहले दिया जाता है, ताकि उस लिंक से आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाए। नोटिफिकेशन कभी कभार टाइम टू टाइम नहीं जाता है, ठीक है। चलिए, ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की और बताया। आज हम जो टॉपिक आपके सोशल साइंस का, ये 50 नंबर का पेपर है, कवर करेंगे, वो है नदी घाटी की सभ्यता। अब इसमें क्या आता है, क्या चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, काफ़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। हम पहले कुछ उनसे संबंधित जो बातें हैं, जो इनके अंदर हमें मेजर टॉपिक्स को कवर करना है, पहले रिलेवेंट चीज़ें हम जान लेते हैं, तो वो शायद काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं बड़ी बड़ी नदियों की घाटियों में विकसित हुई हैं। मतलब हमने इतनी ज़्यादा सिविलाइजेशंस के बारे में सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, चीज़ें हमें देखने को सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। और वो जितनी भी सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं, जितना भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, जो कुछ भी है, वो जितनी बड़ी बड़ी रिवर आज भी है उनकी घाटियों में ही विकसित हुई है। वो नदी के किनारे, नदी के साइड पे, वहाँ पर ही डेवलप हुई है। नदी घाटी की सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पहले विकसित है। आज से अगर हम टिल डेट से काउंट करते हैं तो ये लगभग 5000 वर्ष पहले डेवलप हुई है। प्रारंभ में, अगर इनिशियल में बात करते हैं, तो प्रारंभ में मनुष्य एकदम जंगली था, बहुत ही जानवर जैसा था। ऐसे भी कहा जाता है कि हम बंदरों से मिलती हुई प्रजाति से आगे बढ़े हैं, तो जंगली था। पशुओं के समान जीवन, जैसे पशु होते हैं, बार बार उन्हें डांटा जाता है फिर भी वो वही काम करते हैं, कुछ वैसा ही जीवन हमारा भी हुआ करता था। धीरे धीरे वो सभ्यताओं की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे चीज़ें एक्सटेंड हुई, बढ़ी, लोगों को जानकारी हुई,
और लोग बढ़ते गए, लोग दूर दूर फैलते गए, तो वहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे उनमें कला, आर्ट, उनके अंदर कल्चर, संस्कृति, शिष्टाचार, मैनर, डिसिप्लिन, ऐसी कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके डेवलप होने लगी। ये सारी चीज़ों का कोई भी रिश्ता, कोई भी कनेक्शन जानवरों के साथ नहीं होता है, ठीक है। जानवरों के साथ ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं होती, ये हम मनुष्यों में होती हैं। तो ये हम अपने अंदर डेवलप करते हैं या आदत बनाते हैं या डालते हैं। तो ये सभ्यताओं के बारे में ये सारी चीज़ें इसीलिए यहाँ पर कही जा रही हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बात समझ में आई? सिंपल है, इजी है, समझ चलना होगा आपको। आगे बढ़िए। ये अभी ऐसे ही आप सोच रहे होंगे कि इस पैराग्राफ को सिर्फ समझिए, कुछ चीज़ें, कोई टॉपिक हमें कवर करना होता है तो उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़नी चाहिए, वो हमें जाननी चाहिए, तभी हमें उससे संबंधित नीचे के और जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें आएंगे। तो इनसे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक माइंड में सेटअप बनेगा कि हाँ, इन जो सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें इसमें दी जाने वाली हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए, लेकिन उसकी यह उन्नति तभी संभव हो सकी, मतलब अब चीज़ें तो अच्छी चल रही हैं, डेवलप हो रहा है और ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की उन्नति तभी आप सक्सेस हो जब आपको संसार में बड़ी बड़ी नदियों घाटियों के बारे में, उनके निवास स्थान के बारे में चीज़ें आप देखें, वो लोग वहाँ पे परमानेंट हो गए, काफ़ी चीज़ें। तो नदी घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा पैराग्राफ आपको एक पिंक कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये मेरी वर्चुअल नोट। आप में से बहुत सारे बच्चे राम सर के पास नोट्स लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि डेमो दिखाई, तो डेमो का कोई मैंने स्पेशल नोट्स नहीं बनाया। आप लोगों को यूट्यूब पे आना है और ऐसे ही वहाँ पर भी कलरफुल नोट्स, क्वेश्चन से भरी नोट्स 1 बाय 1 करके, काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जो वहाँ डेमो लेने के लिए आप लोग कहते हैं वहाँ पर, वो डेमो आप यहाँ पर देखते हुए जाइए। ऐसी ही नोट्स वहाँ पर वर्चुअल बनाइए कि हाथ से लिखी हुई नोट्स नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं वो चीज़ रिटर्न करूँ। सिर्फ मैथ की है जो रिटर्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें हो गई। अब इसमें मैंने जो ये ब्लैक पॉइंटेड किया है, ये है आपका क्वेश्चन। आपको पता है ये 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें 15 प्रश्न आपके ऐसे आएंगे जिसमें आपको 4 में से एक सही टिक करना होगा। ये 15 जिस भी बच्चे ने सही कर लिया उसको नंबर अच्छा मिलेगा, क्योंकि 15 में 15 अगर सही हो गया, 25 आपका पासिंग है। 24 लिया होगा तो आपको दिक्कत होगी, बैक लग जाएगी। 25 के ऊपर पाएंगे तो सही रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पेपर में जो 50 नंबर के 3 पेपर होते हैं उसमें 46 48 तक हाईएस्ट नंबर मिलता है। तो 25 पा के आप बहुत अच्छा नंबर नहीं पाओगे, इतना आप ध्यान रखना। मैं स्ट्रेट बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ, ताकि उस चीज़ को पंच करो और वो चीज़ अपने काम पर उतारो, क्योंकि पेपर होगा, बैक भी बहुत लगती है। ध्यान से पढ़िए, जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करिए, सेल्फ स्टडी बहुत करिए। इसीलिए मैंने नोट्स अवेलेबल करवाई है। मैं आपको 1000 बार सबको बोल चुकी हूँ, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, राधा से पढ़ रहा है, अग्रवाल से पढ़ रहा है, ठाकुर से पढ़ रहा है, जहाँ मर्जी वहाँ से पढ़ रहा है, अगर 90% ऊपर टारगेट बनाना है तो इतना ध्यान रखिए कि सेल्फ स्टडी बहुत करनी होगी। सारे सब्जेक्ट को इक्वली बराबर पढ़ना होगा, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी आपका यह काम हो पाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपकी जो क्लासेस उसको मल्टीपल ट्रिपल तभी कर पाऊँगी जब एग्ज़ाम पास में आएगा, अभी फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं है। इस बात को समझते हुए चलिए, इसीलिए नोट्स अवेलेबल करवाइए कि नोट्स जाइए वहाँ से लीजिए, चाहे उसको प्रिंट करवाना हो तो करवाइए या उसको कॉपी पे खुद से हाथ से लिखना हो तो लिखिए, लेकिन करिए, आपके लिए चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं क्या। नदी घाटी की सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान में पॉइंट आउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़ों को। अब बहुत सारे प्रश्न भी माइंड में चलते हैं कि मनुष्य की सभ्यता का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ, क्यों पॉसिबल है, वहाँ पर ही चीज़ें क्यों हुई। वास्तव में नदी की घाटियों में मानव सभ्यता के विकास के बहुत सारे रीजन हैं। जो इतनी सारी सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता, नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें हड़प्पा आएगा, मोहनजोदड़ो आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 बाय 1 करके सारी बताएंगे, 1 बाय 1 करके सब पे क्लास होगी। और सब पे एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके सोशल साइंस के पेपर में हिस्ट्री ज़्यादा आती है इन कंपेरिजन टू सिविक्स, इन कंपेरिजन टू आपका ज्योग्राफी। ऐसे ही चीज़ें आपके साइंस में भी है कि उसमें जो है कभी कभी फिजिक्स ज़्यादा आता है तो कभी कभी बायो ज़्यादा आता है। हर सेक्शन से सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिलेबस बड़े रहते हैं, बुक्स छोटी रहती है, बट चीज़ें रिलेवेंट ही आती हैं, तो ध्यान से समझते हुए चलिए, ठीक है। अब हम वो रीज़न जानते हैं कि वो चीज़ें वहाँ पर क्यों बन रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या कारण है। लेकिन उसके पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते चलिए। ईच एंड एवरी वन क्विक रिप्लाई करिए। फिर आप लोग के कमेंट्स बहुत कम आते हैं, वो आने चाहिए। क्वेश्चन संबंधित भी चीज़ें आनी चाहिए कि हाँ मैम इतना क्लियर है, नेक्स्ट ये चीज़ें देखनी है।
ये समझनी है, तो वो चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लोग, क्योंकि आप लोगों को समय के साथ पढ़ना है, आगे बढ़ना है। टेलीग्राम को ज्वाइन रहेंगे तो काफ़ी आपको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अब क्विज़ भी करवाऊँगी, क्योंकि क्विज़ जो होती है वो फ़ोन से हो जाती है और राम सर से कह देंगे तो वो चीज़ें आपको वो 10-15 क्वेश्चन डेली के डेली करवा देंगे, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है। चलिए, तो पहला यहाँ पर है, पहला रीज़न है कि नदियों से मनुष्य को अपनी खेती के लिए पानी उपलब्ध हुआ और वह आसानी से नदी के पास में अपनी खेती की सिंचाई कर सकता था। नदी के सामने जो एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसका मेन रीज़न ये था कि जब उन्हें, जो आप जान रहे थे, आपने पाषाण काल पढ़ा था, नौ पाषाण काल में आते आते लोगों को अच्छी खासी गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का सबकी जानकारी हो गई थी। तो ये जब घाटी आई तो इतने लोग डेवलप हो चुके थे, इनको सारी जानकारियाँ थी, जानवर तो थे नहीं, तो इनको अपनी खेती को उपजाऊ बनाने के लिए, उसको सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत थी। जो जानवर ये पाल रहे थे, गाय भैंस जो भी थी, मुर्गी वगैरह जो भी कर रहे थे, उसको करने के लिए इनको पानी चाहिए था कि नहीं चाहिए था। खाना खाओगे तो पानी पियोगे ना, तो खेती करोगे तो पानी चाहिए ना। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब इनको खेती की जानकारी हो गई अच्छी खासी, तो ये खेतियाँ करते थे, और खेती करने के बाद फिर इनको पानी चाहिए था, इसलिए वहाँ इनका रुकना ज़रूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, और वहाँ पर ये बसने लगे। तो उससे क्या हुआ कि जनरेशन टू जनरेशन फिर पीढ़ियाँ वहाँ पर रुकने लगी। अब आपका जहाँ पे घर बना के आप एक दिन, एक महीने यहाँ रहते हो, एक महीने वहाँ रहते हो, क्या ऐसा नहीं है ना? और 10 घर तो होंगे नहीं किसी के कि 10 हर जगह पे 10 घर बने हों, तो आप लोग वहाँ पर फिर स्टे करने लगते हो ना। तो वैसे ही सिविलाइजेशन भी नदियों के किनारे इसीलिए बसती गई कि उनको वहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हुई, और जिसको जो भी रिसोर्सेज जहाँ पर मिलेगा वो वहीं रहेगा। तो सबसे मेन रीज़न उसका ये है। इसी का नहीं, सारी सभ्यताओं का भी ऐसे ही है। इसी पे मत सोचिए कि इसी सभ्यता के बारे में, नहीं, सबके बारे में कॉमन चीज़ है एकदम। नेक्स्ट है, नदी के पास की भूमि अधिक उपजाऊ होती थी, जिससे खेती का काम उनके लिए अपेक्षाकृत सरल हो गया था, और भूमि जो है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ थी। तो नदी के पास का मतलब, क्योंकि पानी जहाँ पर रहता है, पानी में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ थी। और अच्छी मिट्टी जो होती है खेती के लिए, वो उर्वर भूमि वाली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टियाँ होती। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है कि खेती के उपजाऊ के काम, खेती की बाड़ी के कामों के लिए, किसानी के लिए कौन सी मिट्टियाँ ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। तो उर्वर मिट्टी या उर्वर भूमि जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और जलोढ़ मिट्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपकी खेत की उपज के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, मालूम होगा, तभी तो आप कर पाएंगे। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ध्यान रखिएगा। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने को 1 बाय 1 करके, जैसे विशेषता के तौर पर है, महत्व के तौर पर, आवश्यकता के तौर पर है, ऐसे आएगा। तो वहाँ पर लिखने में आपकी हेल्प करेगा, इसीलिए आपको ये पॉइंट्स मैं अलग से बता रही हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्लियर कर रही हूँ। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, 2 पॉइंट मैंने क्लियर बता दिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या आएगा। तीसरा है, नदियों से ही मनुष्य को अपने अपने पशुओं के लिए पानी, जो जानवर जैसे गाय भैंस कुत्ता जो भी पालते थे, जो भी चीज़ें थी, तो उनको भी तो पानी चाहिए, तो उनके लिए, पशुओं के लिए पानी भी ज़रूरी था, तो वो वहाँ से उनको आसानी से प्राप्त हो जाया करता था। आगे बढ़ी, तो हमने 3 देख लिया, हमने 3 एकदम क्लियर कर लिया, आगे बढ़ो। 14 पॉइंट क्या है कि नदियों के पास मनुष्य की नरम मिट्टियाँ मिल जाती थी, और झोपड़ियों के लिए कच्ची ईंटें बना सकते थे। अब ईंटें बनाना भी ये प्रारंभ कर दिए थे सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तो ये लोग ऐसे रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में इन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें करने लगे थे। तो मिट्टी प्राप्त होती थी, मिट्टी के बाद फिर इन्होंने उस कच्ची ईंटें बनाना शुरुआत की, क्योंकि मिट्टी को वो गीला करते हैं, फिर उसको सांचे में डालते हैं, फिर ईंटा बनता है, जैसा प्रोसेस होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में। तो वैसे सेम इनको वहाँ की मिट्टियाँ गीली रहती थी, और ये फिर उससे अपनी ईंटें बनाना शुरुआत कर दिए थे। तो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का भी आइडिया धीरे धीरे कहीं से आ गया था, क्योंकि बच्चे अक्सर देखो मिट्टियों में खेलते हैं, तो कभी कुछ बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो बिना किसी को देखे या बिना किसी को किए वो आ जाती हैं। एक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 5वां, वो नदियों के पास रहते रहते वो मछलियों के अतिरिक्त पानी में रहने वाले अनेक पशुओं का शिकार भी कर सकते थे, और पानी पीने के लिए भी जंगली पशुओं का शिकार बन जाते थे। तो ये भी चीज़ें होती थी। मछलियाँ पालन का काम एक व्यवसाय के रूप में भी सारी चीज़ें होती थी, खाने के लिए भी मिल जाया करती थी। तो मतलब वहाँ मिट्टी, जो भी सिविलाइजेशन या जो भी सभ्यताएँ हैं जो नदियों के किनारे डेवलप हो रही हैं या बन रही हैं, उनका यही रीज़न है, क्योंकि उनको वहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है, बेनिफिट। आपको भी जहाँ लाभ होगा, आपको भी जहाँ चीज़ें ईजी पड़ेंगी, आप भी वहीं रहेंगे, आप भी वही काम करना प्रेफर करेंगे। ठीक है,
आगे बढ़िए। छठा पॉइंट है कि नदियों ने मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में भी बड़ी समस्या बहुत सहायता पहुँचाई। नदियों की हेल्प से इस पार से उस पार की भी हेल्प हो गई। बोट बना नाव जो होती है उसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें, उतना पानी भी नहीं हुआ करता था। इन कारणों से विश्व की सर्वप्रथम सबसे प्राचीन सभ्यताओं का विकास यही रीज़न है कि नदी घाटियों के पास में हुआ, और नदी घाटियों में विकसित होने वाली सभ्यताओं को नदी घाटी सभ्यता कहा गया। तो कभी कभी एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि नदी घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, नदी घाटी सभ्यता क्या होती है, नदी घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं, नदी घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए, नदी घाटी सभ्यता का महत्व बताइए। इस तरीके से एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, उस पैराग्राफ से हमें 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको छोटा सा पूछ लिया जाएगा, चाहे वो 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, उसको आपको लिखना होगा, उसको आपको काम करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए ये विशेषताओं के बारे में है। विश्व की नदी घाटी की प्रमुख सभ्यताएं बता विशेषताएं सभ्यताएं लिखिए। तो पहली यहाँ पर है नील घाटी, नील नदी की सभ्यता अथवा मिश्र सभ्यता। ये मिश्र सभ्यता का ये एक सभ्यता के 3 नाम है, जैसे आपके 3-4 नाम होते हैं, आलू को टमाटर गोभी लौकी जो भी होता होगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मिश्र की सभ्यता एक, मतलब नील नदी की सभ्यता कहिए या मिस्र की सभ्यता कहिए या नील घाटी की सभ्यता कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। तीनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। दूसरी खूब अच्छी, पहली बहुत फेमस कह सकते हैं, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके इससे कम से कम आपको कुछ नहीं तो भी 10 नंबर 20 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो MCQ के फॉर्म में आए, चाहे वेरी शॉर्ट में आए, लेकिन घुमा फिरा के आपको प्रश्न ये टॉपिक काफ़ी देता है। दजला फरात घाटी की सभ्यता है, दजला फरात घाटी की सभ्यता कहिए या मेसोपोटामिया की सभ्यता कहिए, दोनों सभ्यताएं एक है, नाम उसका 2 दे दिया गया है। एक है हांगाहों की यांगसी की घाटी की सभ्यता या कहिए या चीन की सभ्यता। वैसे हम लोग चीन की सभ्यता से ही पढ़ते हैं, जो ये ईजी रहती है बोलने में, समझने में, करने में, तो वो हम पढ़ते हैं। तो आप क्या देखिए, इसको आपने देखा तो आपको ये एक मिस्र की सभ्यता, मिस्र और नील घाटी की सभ्यता भी दोनों के नाम से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। क्या होता है, आप क्या समझते हैं, इनकी सामाजिक व्यवस्था बताइए, इनकी आर्थिक व्यवस्था बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे। ये कहा जाएगा प्रश्न में कि मिस्र घाटी की सभ्यता की विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्रोत बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हुए जो अवशेष हैं, प्रूफ मिला है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता ही थी, वो सारे बताइए। इस तरीके कैसे जीवन यापन करते थे, पूजा वगैरह करते थे, धार्मिक कल्चर क्या था, सामाजिक कल्चर कैसा था, व्यवसाय क्या था, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये एक से ही नहीं आएंगे, सभी सभ्यताओं से आएंगे। तो आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस सेमेस्टर में जो सभ्यताओं का टॉपिक सोशल साइंस में दिया गया, उसमें 4 टॉपिक कवर करने हैं, और चारों की मैं डिफरेंट क्लास लूँगी, और डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से आपको 4 दिन लगातार क्लास मिलेगी। और ये जैसे मैंने कहा था कि आपको SST की जैसे क्लास मैंने की, अब ये 4 टॉपिक जब तक कवर नहीं रहेगा, मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं स्विच करूँगी। क्यों? क्योंकि एक टॉपिक अगर उठा है, एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया, तो वो पूरा एंड तक पहुँचना चाहिए, ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मेरा भी टॉपिक क्लियर, कि मैंने वहाँ तक पूरा कवर कर दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आई बातें? अब धीरे धीरे देखिए, मैंने काफ़ी कुछ धीरे धीरे करके बनाया है, वो कि बहुत सारी बातें धीरे करके बताऊंगी, डिस्कस भी करूंगी, थोड़ा बहुत कर देती हूँ ये, बस ऐसे ही है, मैं आपको और दिखाऊंगी। जैसे मिस्र की सभ्यता की हम बात करते हैं, तो मिस्र एक प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता है। सभी बहुत सारी जितनी भी सभ्यताएं होती हैं सब प्राचीन होती हैं, सब महत्वपूर्ण होती हैं, सबके अपने महत्व होते हैं। जो प्राचीन अफ्रीका के नील नदी और उसकी उपनदियों के तटों पर विकसित है, तो ये ऐसे प्रश्न बन जाता है कि कहाँ पर विकसित है, तो नील नदी पर। नील नदी कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो अफ्रीका में है, उनके तटों के एरिया में विकसित है। ये सभ्यता का जो काल होता है, हर एक सिविलाइजेशन का समय चलता है, जैसे कोविड आया था तो सबको याद है कब आया था, तो वैसे ही ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व जो टाइम ड्यूरेशन रहा है, वो टाइम ड्यूरेशन ये MCQ क्वेश्चन बन जाता है। मैं बस इसको आपको छोटा सा बता रही हूँ, मैं इसकी एक अलग से क्लास लूँगी। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपके देखते हैं इस पे होगी या सिंधु घाटी सभ्यता पे होगी, वो मेरे ऊपर है, बट आपको मैं अलग से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता के स्थापन सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा है। देखो, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को टैग देते हैं, टाइटल देते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें इनमें भी हैं, तो इनके बारे में भी है। कौन खोजा, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है श्रेय है, ये वहाँ पर गए, देखे, अरे वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, कुछ वहाँ से प्रूफ्स लेके आए, उसको फिर वेरीफाई हुआ, टेस्टिंग भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं।
तो ऐसे ही चल के धीरे-धीरे करके जब एक का आइडिया लगा तो और खोज हुई, तो ऐसे करके सारी सभ्यताएँ धीरे-धीरे 1 बाय 1 करके लोगों को पता चलती गईं। यहाँ तक बात समझ में आई? काफ़ी ईज़ी है, सिंपल है, बट समझना होगा ताकि ये चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो सबको आपको आएगा। ठीक है? तो ये रही आज की बहुत ही सिंपल सी अच्छी सी क्लास जो मैंने आपको शुरुआत की सोशल साइंस की। अब इनके ऊपर नेक्स्ट क्लास आपकी नेक्स्ट जो कोई सभ्यता होगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। बाकी और भी क्लासेस आपकी हैं। जो क्लास अभी लेट में ज्वाइन किए समय तो बहुत है, जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। अब अभी आपके पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, बहुत ही समय, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई, प्लेलिस्ट में जाइए 1 बाय 1 करके पढ़िए, हर क्लास लीजिए टाइम टू टाइम। हर प्लेलिस्ट में 2023 लिखा है क्योंकि आप 2023 के स्टूडेंट हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। आपकी हेल्प जितना हो पाएगा उतना मैं अपनी तरफ से ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, टाइम पर आइए, पढ़िए, कॉमेंट करिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।